हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट का सिलेबस और यूपी टेट सी टेट के सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। तो आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी कहा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे इकोलॉजी होता क्या है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। और खुद की ज़्यादा समझ के लिए आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के समय अच्छे से आप इसका रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे, जिसमें कहा गया है पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के ओकस और लोगस से मिलकर बना है। तो इकोलॉजी ग्रीक भाषा के ओकस और लोगस से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्रमशः रहने का स्थान और अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो इतना जान जाइए। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाएगा, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओकस और लोगस से मिलकर बना है, जहाँ ओकस का अर्थ है रहने का स्थान और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। ठीक है, तो इस प्रकार पारिस्थितिकी का अर्थ जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करने से है। ठीक है, तो यह पारिस्थितिकी का परिभाषा याद रखिएगा कि जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। अब हम आते हैं पारिस्थितिकी के बारे में कुछ जानकारियां हैं, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। पूछता है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1866 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। वास्तविक अर्थों में पर्यावास और निषेध की अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी कहते हैं। यह जो है दूसरा परिभाषा है, याद रखिएगा कि पर्यावास और निषेध की अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो आइए समझते हैं पर्यावास क्या होता है और निषेध क्या होता है। तो पर्यावास के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो पर्यावास का परिभाषा क्या है? पर्यावरण में जीव का आवास उसका पर्यावास कहलाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, पर्यावरण में जीव का आवास उसका पर्यावास कहलाता है। ठीक है, और अगला कह रहा है पर्यावास का निर्माण भिन्न भिन्न जीवों के आवासों के समूह द्वारा होता है। ये भी पूछता है पर्यावास का निर्माण कैसे होता है? तो पर्यावास का निर्माण भिन्न भिन्न जीवों के आवासों के समूह द्वारा होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं भिन्न भिन्न जीवों के द्वारा कैसे होता है। तो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, जैसे शेर का पर्यावास जंगल होता है, बाघ का भी पर्यावास जंगल होता है, हाथी का भी पर्यावास जंगल होता है, लोमड़ी का भी पर्यावास जंगल होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे व्हेल का पर्यावास समुद्र होता है, शार्क का पर्यावास समुद्र होता है और डॉल्फिन का पर्यावास समुद्र होता है। तो वहीं पे कह रहा है कि भिन्न भिन्न जीवों का, यानी कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक ही हो सकता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक ही हो सकता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जीवों का आवास उसका पर्यावास कहलाएगा और पर्यावास का निर्माण भिन्न भिन्न जीवों के आवासों के समूह द्वारा होगा। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और इसका नोट्स भी आप बना लीजिएगा। अब अगला कह रहा है भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है ना, तब भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे शेर का जंगल होता है पर्यावास, व्हेल का समुद्र होता है, मनुष्य का शहर या गांव होता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक ही हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा पर्यावास के 3 अनिवार्य घटक होते हैं। तो पर्यावास के 3 अनिवार्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो पर्यावास के 3 अनिवार्य घटक में पहला जल होता है, दूसरा भोजन होता है और तीसरा आवास होता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना, कि जो पर्यावास के 3 अनिवार्य घटक होते हैं, पहला जल होता है, दूसरा भोजन होता है और तीसरा आवास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पर्यावास को देख लिया। अब हम निषेध को देखेंगे कि निषेध होता क्या है। तो यहाँ कह रहा है भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि भिन्न भिन्न जीव हैं तो उनका पर्यावास तो एक हो जाएगा, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता सदैव
अलग अलग होगी। ठीक है, अतः किसी जीव की कार्यात्मक क्षमता उसका निकेत कहलाता है। तो यह निकेत का परिभाषा हो गया। और पर्यावास का परिभाषा हमने ऊपर दे दिया, जीवों के रहने का आवास पर्यावास कहलाएगा। और किसी जीव की कार्यात्मक क्षमता उसका निकेत कहलाएगा। और पर्यावास और निकेत के जो अंतर संबंध होगा वह क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी कहलाएगा। ठीक है, और अगला कह रहा है किसी जीव की व्यापारिक इकाई उसका निकेत कहलाती है। ठीक है ना, व्यापारिक इकाई का संबंध कार्यात्मक क्षमता से ही है। तो इसको भी, निकेत को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। पारिस्थितिकी का एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको देख लीजिए। जीवों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है ना, तो इस परिभाषा को भी आप देख लीजिएगा। और इसके पहले वाले जो परिभाषा मैंने बताया है उसको भी देख लीजिएगा। तो इसका परिभाषा है जीवों का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है ना, और यह तो हमने बता ही दिया कि पारिस्थितिकी को सबसे पहले प्रभावित करने वाले व्यक्ति जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल थे। और इन्होंने 1886 ईस्वी में इसको नाम दिया था पारिस्थितिकी। ठीक है, और इन्होंने अपना एक परिभाषा दिया था कि वातावरण या पर्यावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्थात पर्यावरण और जीव समुदाय के बीच जो पारस्परिक संबंधों का संबंध होगा उसका अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी अच्छे से समझ आया होगा। और अच्छे से समझने के लिए आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और नोट्स बनाकर इसका अध्ययन करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको पारिस्थितिकी अच्छे से समझ आया होगा। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी EVS यानी पर्यावरण का जानकारी मिल सके और एग्ज़ाम में पास हो सकें। धन्यवाद।